Good morning, students. Next, we discuss the free fall. In free fall, we can say that when an object is released from a height from अर्थ सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, उसको हम रिलीज करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो है किसके कारण नीचे की तरफ मूव करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ क्या करेगा? आपका मूव करेगा। तो उस स्टेज में उस ऑब्जेक्ट को हम यही कहेंगे कि वो उस ऑब्जेक्ट की स्टेज कैसी होगी? वो फ्री फॉल होगी। ठीक है, मैंने यही बताया है। एक ऑब्जेक्ट को आप अर्थ सरफेस से कुछ आप उस ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे, तो ऑब्जेक्ट ओनली उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही फोर्स एक्ट होगा, और वो होगा आपका कौन सा फोर्स होगा? ओनली फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। उस केस में उस ऑब्जेक्ट की मोशन को हम किस में कहेंगे? दिस इज कॉल्ड इन फ्री फॉल। ठीक है, इस डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं, whenever the falling of an object from a height near the earth surface, then the object is moved downward only for the gravitational force. ठीक है, then the motion of an object is said to be free fall. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं। द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द फॉलिंग, साथ साथ नोट्स बनाओ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं एज इट इज आप वे लाइन लिखते जाओ, साथ साथ नोट्स बना लो, फिर इसको आप स्टडी करो। ठीक है ना, हर यूनिट के नोट्स होने चाहिए, बता रहा हूं बार बार, हर यूनिट के फेयर कॉपी में नोट्स होने चाहिए। हर टॉपिक ऐसे नोट कर लो आप, जो मैं लिख रहा हूँ एज इट इज लिखो आप उसको। ठीक है, द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए हाइट, towards the earth, under gravitational force, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट आपका नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं होगा, विद नो अदर फोर्स, एक ही फोर्स लगेगा, वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। इज कॉल्ड फ्री फॉल, उसको हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। सीधी सी बात यही है, सीधी सी बात मैंने यही बताई है, जब कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से या नियर द अर्थ सरफेस, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अर्थ सरफेस के पास में ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। जितना अर्थ से ऊपर की तरफ जाओगे ना, तो उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कम होगा। क्यों? अर्थ के ऊपर मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स आपका नियर सरफेस मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब एक ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस से उसको हम डालते हैं, तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है। वो किसके कारण आता है? ओनली फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक ही फोर्स एक्ट होता है, वो इसके अलावा कोई फोर्स इस पर एक्ट नहीं होगा, वो फ्रीली क्या करेगा? मूव करता है, उसी को हम बोलते हैं। एक इसमें आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल जी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
क्या होता है, वही बात है, जब ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस से, और वी कैन से दैट नीड अर्थ सरफेस से जब उसको हम फॉल करते हैं तो उस बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन डेवलप होता है, इस कार्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसको हम कहेंगे, मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। जब ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस से फॉल करते हैं तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन डेवलप होता है ग्रेविटी के कारण। उसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं पहले मैं, द यूनिफॉर्म acceleration produced in a body, uniform acceleration produced in a body या इन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप, इन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, due to the gravitational force, of earth. The uniform acceleration produced in a freely falling object due to the gravitational force of earth, उसी को हम क्या बोलते हैं, is known as acceleration due to gravity। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, whenever an object is released from a height near the surface, then the acceleration produced in a freely falling object is called acceleration due to gravity। ये लिखा है, the uniform acceleration produced in a freely falling object। जब एक ऑब्जेक्ट को आप फ्रीली फॉल करते हो तो उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है। किसके कारण प्रोड्यूस होता है वो, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की तो वैल्यू जो होता है, पूरा बोल रहा हूँ मैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है अर्थ सरफेस पे तो कांस्टेंट होती है। जैसे ही यदि हम अर्थ से कुछ हाइट पे जाते हैं या डेप्थ में जाते हैं, ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो आपकी वेरी करेगी। तो वैल्यू ऑफ जी इज नॉट कांस्टेंट फॉर एवरीवेयर, कांस्टेंट ओनली फॉर द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो इसमें लिख देता हूं, द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट on the earth surface, वो कितना होता है, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ सरफेस पे हमेशा न्यूमेरिकल्स में हमेशा हम जी की वैल्यू ले लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, its value changes from place to place, अलग अलग स्थानों पर इसकी वैल्यू जो है अलग अलग आपकी होगी। मतलब यदि अर्थ सरफेस से हम कुछ हाइट पे जा रहे हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू आपकी कांस्टेंट नहीं होगी, वहाँ चेंज होगी। कांस्टेंट ओनली कहाँ होगी, अर्थ सरफेस पे वैल्यू आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होती है। ओके, आपसे पूछे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसी क्वांटिटी है, मैं लिख देता हूँ, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। नीचे लिखोगे, इसके नीचे लाइन मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। डायरेक्शन किधर होगी ग्रेविटी की,
बताओ, नीचे की तरफ होगी। अर्थ की एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ हो रहा है, तो हमेशा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन जो होती है वो टुवर्ड्स द अर्थ होगी आपकी। ठीक है, तीन टॉपिक थे आपके, एक फ्री फॉल मैंने बताया, एक इसमें बताया मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं। इसके बाद टॉपिक आपका आएगा रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन को शॉर्ट में EWC प्लान कर दो। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल G से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में स्मॉल g के अंदर और कैपिटल G दोनों में हमें एक रिलेशन ड्राइव करना है। रिलेशन का मतलब इसमें यही होता है, हम एक ऐसी इक्वेशन ड्राइव करेंगे, जिसमें दोनों टर्म होगी, स्मॉल g भी होगा और कैपिटल G भी होगा। ठीक है, तो सपोज मान लेते हैं लेट एन ऑब्जेक्ट हमने मान लिया ऑफ मास m, ऑब्जेक्ट को लिया हुआ है, उसका मास स्मॉल m हमने मान लिया, प्लेस्ड r distance from the center of earth, of mass कैपिटल M। अर्थ का मास हमने क्या लिया हुआ है, कैपिटल M। ठीक है, ऐसे डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करते हो, ये एक ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ है A पॉइंट के ऊपर, उसका मास M है, और ये आपका अर्थ हो गया, सेंटर अर्थ का। अर्थ का मास जो है ना, अर्थ है, इसका मास हमने M लिया हुआ है, और ये डिस्टेंस जो है ना, ये कितना होगा आपका R होगा। ठीक है, तो R डिस्टेंस के ऊपर इस अर्थ सरफेस पे मान लो आपकी बॉडी रखी हुई है, जिसका मास आपका M है। तो दो डिफरेंट मास की बॉडी है, इसका मास M हो गया, अर्थ का मास कैपिटल M हो गया, तो दोनों में तो क्या होगा, दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो न्यूटन्स लॉ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, अकॉर्डिंग टू देन, एक बात तो बता रहा हूँ, रिलेशन का मतलब क्या होगा, एक ऐसी इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे जिसमें दोनों टर्म्स हो, स्मॉल g भी होगा और कैपिटल G भी आपको उसमें होगा, तो दोनों टर्म्स हम उसमें आएगी, आप नोट करने की चीज। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इससे भी टॉपिक आएगा तो ही आपको आगे टॉपिक आएंगे। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स का लॉ क्या होगा, दो डिफरेंट मास की बॉडी है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सीधी बात क्या होगी, G कैपिटल M स्मॉल m बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है, ये लिख दिया मैंने पीछे बताया, F इक्वल टू G m/r², या मास बॉडी का कैपिटल M है, एक का मास स्मॉल m है, इसलिए हमने ये ले लिया। क्यों, अब m मास की बॉडी है, तो यहाँ पर एक फोर्स अर्थ के द्वारा और एक्सर्ट होगा, F इक्वल टू यहाँ पर फोर्स जो होगा वो होगा mg। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो फोर्स एक्सर्ट होगा, फोर्स के कारण बॉडी आपकी एक्सेलरेट होगी नीचे की तरफ, तो उस केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी यही आएगा। आप सीधा कह सकते हो
फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एफ मास की बॉडी है, अर्थ सरफेस पर रखी हुई है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे आपका होगा m इज इक्वल टू एम जी। पिछले टॉपिक्स में मैंने बताया था सेकंड यूनिट के अंदर F इज इक्वल टू एम होता है, मास एंड एक्सेलरेशन। ये रिलेशन होता है फोर्स का, ये मैंने ड्राइव किया सेकंड लॉ के अंदर, सेकंड लॉ ही है। F इज इक्वल टू एम में जो फोर्स का रिलेशन जो है वो कब एक्ट होगा, जब बॉडी आपके लीनियरली अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है। यदि बॉडी इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के कारण मूव कर रही है, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो क्या आएगा आपका mg आएगा, और इसी को हम बोलते हैं वेट। ये आपका वेट ही होता है एक प्रकार से। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगा इस पॉइंट पे वो आपका F इज इक्वल टू mg होगा। m मास की बॉडी, तो यहाँ पर आपका mg होगा, स्मॉल mg। इक्वेशन ये आपके सेकंड आ गए। इन दोनों क्वेश्चंस को आप कंपेयर करो, ये फोर्स है, ये फोर्स है, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड भी बराबर हो गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, ये mg इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। ये m से m आपका कटेगा, तो g इज इक्वल टू यहाँ से आपका रिलेशन आ जाएगा gm बाई r स्क्वायर। ये एक रिलेशन है। मैंने ये तो कहा था भाई उस टर्म, उसके जो फॉर्मूला आप ड्राइव करोगे, जो रिलेशन आप ड्राइव करोगे, उसमें दोनों टर्म्स होगी, तो स्मॉल जी भी यहाँ पे है और कैपिटल जी भी है। तो ये आपका एक रिलेशन हो गया। यहाँ पर जी आपको पता ही है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास ऑफ अर्थ, आर रेडियस जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और सेंटर ऑफ अर्थ से, ठीक है। जी कांस्टेंट होता है, जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आपको बताया। ये तो एक रिलेशन है, ये आप ड्राइव करना, ठीक है। इसीलिए हमने ये करवाया, इसके अंदर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट मास है, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होगा न्यूटन लॉ से, F इज इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर। जैसे कुछ भी मास दिया हो, जरूरी नहीं है कैपिटल M स्मॉल m, m1 m2 आप ले सकते थे वहां पे, ठीक है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी होगा, दोनों फोर्स को कंपेयर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ value of g on the surface of earth, on the surface of earth। Calculation the value of g on the surface of earth। मैंने पीछे भी लिखा था, सरफेस ऑफ अर्थ की वैल्यू जो होती है, सॉरी सरफेस ऑफ अर्थ नहीं, ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है अर्थ सरफेस के ऊपर, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो वो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, निकालना है। तो इसके लिए सीधा ही आप लिख सकते हो, वी नो जी इक्वल टू, आप जानते हो ये होता है gm बाई आर स्क्वायर। वही निकाला था ना, हेयर m जो है ये आपका m यहाँ पे क्या है, मास ऑफ अर्थ है। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू जो होती है आप जानते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी 6.4 जो है यहाँ पर ही मास ऑफ अर्थ है। m यहाँ पे क्या है, यहाँ लिख देता हूं मैं, m यहाँ पे आपका है मास ऑफ अर्थ, r यहाँ पे आपका है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब इसे पुट कर देते हैं, तो g इक्वल टू आपका ये आएगा, भाई रेडियस ऑफ अर्थ भी आप जानते हो, r जो होता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होता है। ये सब वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, और रेडियस ऑफ अर्थ, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू जो होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो आप, तो जी इसको क्वेश्चन फर्स्ट ले लो,
ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, G इक्वल टू G 6.67 10⁻⁻11, ठीक है। मास ऑफ अर्थ 6.4 10⁻24 और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6, इसका होल स्क्वायर आएगा। और इसको आप सोल्व करोगे ना, अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख दोगे। G की वैल्यू तो यहाँ से आएगी ना, वो लगभग आपकी यहाँ पे आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ग्रेविटी की वैल्यू आपकी यही आएगी। सीधा सा मैंने यही किया है। G इक्वल टू रिलेशन होता ही है, इस रिलेशन के अंदर G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू हमेशा ध्यान रखोगे। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू ये होगी, रेडियस ऑफ अर्थ आपका ये होता है, ठीक है। ये वैल्यू बस इनपुट कर दो और सीधा आप इसको में लिखो, सोल्व करोगे तो यही आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो ये ग्रेविटी की वैल्यू जो है ये अर्थ सरफेस पे आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। यही टॉपिक करवा रहा हूँ मैं, ये आप क्लियरली आपको नोट्स बनाओ, साफ साफ होना चाहिए और यहाँ तक आपको टॉपिक्स आने चाहिए। रफ कॉपी निकालो, पहले फेयर में इसके नोट्स बनाओ, उसके बाद में जो है रफ कॉपी में इनको निकाल के देखो बार बार, तो ही आपको आएंगी, ठीक है। थैंक्स।